नमस्कार मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके ऊपर आपने हो सकता है बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारत के लोगों को हिला दिया था। यहाँ तक कि आज भी जब इस नरसंहार के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनमें आपने देखा होगा, इस घटना को रूपांतरित करने का प्रयास किया गया है उनके माध्यम से, और हम देखते समय बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन आइए हम आज इस घटना का एक तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जनरल डायर के स्टेटमेंट से। जनरल डायर को जलियांवाला बाग गोलीकांड का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था, कुछ भी उसको कोई दुख नहीं था, ना ही उसको कोई खेद था। और जब उसको हंटर कमेटी के सामने पेश किया गया तो हंटर कमेटी ने उससे पूछा कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो उसने ये कहा कि जनता जो है वो विद्रोही हो गई थी, वो विद्रोह कर रहे थे। तो उससे पूछा गया कि विद्रोह का मतलब आप समझते हैं। जब उससे विद्रोह की अवधारणा के बारे में, उसकी समझ के बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी ढिठाई के साथ हंटर समिति को बताया कि मुझे विद्रोह, जान माल की हानि, दंगा, रक्तपात और इस तरह की सभी चीजों से खतरा था। यानी वो ये कहना चाहता था कि वहां का माहौल इस तरह से चल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं ऐसा ना हो कि जो जनता है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को ही न समाप्त कर दे। उसे जो है 1857 के विद्रोह की याद आ रही थी और उसने कहा भी ये बातें। तो अपनी रिपोर्ट और गवाही के दौरान डायर ने भारतीय आंदोलनकारियों को विद्रोही कहा, उनको आतंकवादी कहा। मतलब इस तरह के हार्श, जो आप कह लीजिए कि कठोर शब्द उसने निरीह आंदोलनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल का दिन जो है वो बैसाखी का दिन होता है। पंजाब में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है उस दिन, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार है पंजाब का। और उस दिन ये घटना हो गई। तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को घटी घटना, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन के तरीके थे, जो आंदोलन था, उसने बड़ी तेजी पकड़ ली। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ करके ही फेंकेंगे। जनता जो है वो बहुत नाराज थी, और जनता जलियांवाला बाग कांड के बाद जो है वो जगह जगह ब्रिटिशर्स के खिलाफ या विदेशी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत ही आक्रोशित हो गई और उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए वो तैयार हो गई, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। इसीलिए ये कहते हैं कि यहीं से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक निर्णायक संघर्ष का प्रारंभ हुआ। इसने भारत ब्रिटिश संबंधों में स्थायी खटास उत्पन्न कर दी। जो थोड़ा बहुत प्यार था पहले, जिसे हम ये कहते हैं, जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे पहले के, जो 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक के जो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, उन्होंने अच्छे संबंध बना रखे थे ब्रिटिशर्स से। लेकिन इस घटना ने भारत ब्रिटिश संबंधों में अस्थायी खटास उत्पन्न कर दी और इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत भी कहा जा सकता है। भारत की जनता अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के नेतृत्व में ब्रितानी साम्राज्यवाद से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी। मित्रों, आखिर ये नौबत क्यों आई, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा पहले की बातें जानना हमारे लिए आवश्यक है। ये कहानी वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही प्रारंभ होती है, लेकिन इस कहानी को बल मिला जो है 1919 में गांधी जी ने जब रॉबर्ट बिल के विरुद्ध देशव्यापी अभियान छेड़ा तब।
मार्च 1919 में सरकार ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रत्येक भारतीय सदस्य के विरोध को अनदेखा करते हुए रौलट एक्ट पास किया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय तथा मजहरुल हक ने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। इस एक्ट ने सरकार को अधिकार दिया कि वह किसी भी व्यक्ति को उस पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, यानी कि बिना उसका दोष बताए, बिना उसको दोषी साबित किए जेल में बंद कर सकती है। मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध के अंत के उपरांत भारतीयों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो बहुत सारे भारतीय जो विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे अंग्रेजों के आह्वान पे, उनको ये लग रहा था कि साम्राज्यवाद जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे भारतीय विश्व युद्ध में भाग ले रहे थे और न जाने कितने भारतीयों की उसमें जो है मृत्यु हो गई थी। और अंग्रेजों ने क्या किया, उनके सम्मान में बस एक इंडिया गेट खड़ा कर दिया, उसमें जो भारतीय सैनिक मरे थे उनके नाम खुदवा के बस उन्होंने उससे छुट्टी पा ली। लेकिन वास्तव में फिर भी जो भारत की जनता थी और जो कांग्रेस का नेतृत्व था, वो ये अनुमान लगा रहा था कि संभवतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत को राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1918 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने भारत में सीमित स्थानीय स्वशासन की सिफारिश की थी। हालांकि इसके बजाय 1919 के प्रारंभ में भारत सरकार ने एक विधेयक पारित किया जिसे बाद में 1919 का अधिनियम कहा गया या अधिनियम 1919 के रूप में जाना गया। किंतु रौलट एक्ट को समाप्त न करके ब्रिटिश सरकार ने अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करना चाहती थी, यानी उसको ये था कि पहले उन्होंने सोचा था कि कुछ झुंझुना पकड़ा देंगे भारत वालों को, वो मान जाएंगे, क्योंकि उदारवादी नेतृत्व जो था वो उससे पहले उनका पाला पड़ा था। लेकिन इस समय तक एक कांग्रेस के अंदर जो है एक चरमपंथी दल जो था वो भी उसका भी उदय हो चुका था, जो आप जानते हैं लाल बाल पाल के नेतृत्व में। और भी बहुत कुछ नेता ऐसे अरविंदो, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जैसे नेता जो थे वो सब आ रहे थे, जो युवा थे और साथ ही साथ जोश से भरे हुए थे, और उसके अलावा जिन्हें उदारवादी नीतियों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। तो रौलट एक्ट के द्वारा सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को स्थगित कर दें, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस जो है वो क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दोष लगा करके उसको पकड़ा जाता है तो उसको जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अब किसी की भी गिरफ्तारी जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि किस आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार ब्रिटेन के नागरिक स्वतंत्रताओं का आधार माना जाता था और बड़ा इसका ढोल बजाया जाता था कि देखो हम अपराधियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, हम उनको भी पूरा अवसर देते हैं कि वो अपनी बात कहें, और बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के हम किसी को भी बंदी नहीं बनाते हैं और उनको मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार करने के बाद पेश करते हैं। तो रौलट एक्ट ने हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अधिकार था उसको स्थगित कर दिया था। तो इस एक्ट को भारत के राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय अपमान माना। वह तो युद्ध की समाप्ति के उपरांत महत्वपूर्ण संवैधानिक सहूलियतें पाने की आशा कर रहे थे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो ये भारतीय जनता के साथ बड़ा क्रूर मजाक था, एक तरह से उनका उपहास उड़ाना था, क्योंकि युद्ध के दौरान वचन दिया गया था कि सरकार जनतंत्र का विस्तार करेगी, भारत को धीरे धीरे स्वायत्तता प्रदान करेगी। तो यह वैसे ही था जैसे किसी भूखे आदमी को पत्थर के टुकड़े परोस दिए जाए। इस बिल के पास होने के बाद लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई, देश में अशांति फैल गई एवं एक्ट के खिलाफ एक बड़ा ही शक्तिशाली आंदोलन
खड़ा हो गया। विधेयक जब पारित हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने फैसला किया कि वो सत्याग्रह के जरिए उसका विरोध करेंगे। उनका अपना तरीका था, जिसमें सत्याग्रह में ये कहा जाता था कि हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। जो आप गांधी जी का जो डायलॉग सुनते होंगे कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो, अपने शत्रु का हृदय परिवर्तन करो, तो ये सब सत्याग्रह के सिद्धांत थे। तो इस बार के आंदोलन का स्वरूप स्थानीय होने वाला नहीं था, उसके लक्ष्य भी असीमित थे, यानी उसके लक्ष्य सीमित नहीं थे। उन्होंने उन दमनकारी कानूनों की अवज्ञा करने के लिए संकल्प के साथ सत्याग्रह सभा प्रारंभ की। सारे देश में 6 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल का आह्वान किया गया। सत्याग्रह सभा के सदस्यों ने एक्ट की अवहेलना करने, गिरफ्तार होने और जेल जाने की शपथ ली। तो इस प्रकार गांधी जी ने संघर्ष के एक नए तरीके को ईजाद किया। अब तक सभी राष्ट्रवादी अपने संघर्ष को आंदोलन तक ही सीमित किए हुए थे। वो केवल बड़ी बड़ी सभाओं, प्रदर्शन, सरकार के साथ असहयोग, बहिष्कार एवं व्यक्तिगत आतंकवाद भी कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी हुई थी कि कुछ अफसरों के ऊपर गोली वोली चलाई गई थी, छिटपुट होती थी, इतना ज्यादा संगठित रूप से नहीं होता था। तो कहने का मतलब कि इस आंदोलन के पहले, सत्याग्रह आंदोलन के पहले जो है बस केवल इन्हीं सब बातों के ऊपर निर्भर रहते थे कांग्रेसी। सत्याग्रह ने आंदोलन को एक नए और अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया। राष्ट्रवादी अब सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित हुए। तो इस सत्याग्रह के फलस्वरूप कांग्रेस उत्तरोत्तर गरीबों के राजनीतिक समर्थन की दिशा में आगे बढ़ी। कहने का मतलब ये, जिसे कहा जाता है कि गांधी जी ने कांग्रेस मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बना दिया, आम आदमी को उससे जोड़ने का प्रयास किया। गांधी जी ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को गांवों की तरफ जाने के लिए कहा और कहा कि भारत गांव में बसता है, ज्यादा से ज्यादा देश की आबादी गांव में रहती है। जब तक गांव के लोग आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तब तक कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। तो संक्षेप में उन्होंने राष्ट्रवाद को गांव की ओर मोड़ा तथा आम आदमी की ओर उन्मुख किया। गांधी जी द्वारा जो प्रेषित हड़ताल थी उसको अभूतपूर्व सफलता मिली, किंतु दिल्ली की एक भीड़ पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से बहुत सारे लोगों की जानें चली गईं। गांधी जी को दिल्ली जाते समय मार्ग में ही रोककर मुंबई भेज दिया गया। तो इन सब बातों से बहुत जगह दंगे भड़क उठे। सरकार की क्रूरता की चरम परिणति जलियांवाला बाग कांड के रूप में सामने आई। गांधी जी के सत्याग्रह का असर देश के सभी भागों पर बुरी तरह पड़ा था। सरकार ने पंजाब के जन विरोध को कुचलने का निर्णय किया, क्योंकि पंजाब में ये विरोध जो है बहुत तीव्र हो गया था। यहाँ तक कि मुसलमानों पर भी खिलाफत के प्रचार का गहरा असर पड़ा था। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होने वाला था और कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल किचलू उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को अमृतसर बुलाया। उन्होंने ये कहा कि अमृतसर आइए, उनको निमंत्रण दिया। महात्मा गांधी जी जो थे उस समय बंबई में थे और तो कांग्रेस में भाग लेने के लिए, उसके अधिवेशन में भाग लेने के लिए उन्होंने तय किया कि वो अमृतसर जाएंगे। और लेकिन ब्रिटिश शासन नहीं चाहती थी कि वो वहां जाएं, इसलिए महात्मा गांधी को उन्होंने मना किया कि आप वहां मत जाइए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की उपेक्षा करते हुए वो अमृतसर की ओर रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में पलवल स्टेशन पर ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया गाड़ी से उतार करके, और 10 अप्रैल को उन्हें बंबई भेज दिया गया। तो उनके बंदी बनाए जाने के विरोध में बंबई में भी हड़ताल हुई। 17 अप्रैल को आगे चल करके हड़ताल हुई। उसके पहले जलियांवाला बाग की घटना जो है वो घट चुकी थी। तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर सत्यपाल किचलू को प्रातःकाल बंदी बना के नजरबंद कर दिया। उनको धर्मशाला में रखा गया हिमाचल प्रदेश में, और दोनों नेताओं के बंदी बनाए जाने का समाचार जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई। तो कहने का मतलब ये जो कार्यवाही की गई थी वो अनावश्यक घबराहट में की गई थी सरकार द्वारा। सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अमृतसर के जन आक्रोश ने पुलिस की गोली चालन के बाद कुछ अधिकारियों की हत्या कर दी और कुछ औरतें, अंग्रेज औरतें जो हैं वो घायल हो गई थी। एक दो जगह तो थोड़ा सा जनता जो है वो उग्र हो गई।
उग्र क्यों हो गई? देखिए, अमृतसर में जब ये बात फैली कि भाई डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको नजरबंद कर दिया गया है, तो ये जंगल के आग की तरह ये बात फैल गई और जनता ने शहर में हड़ताल कर दी। तो जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला और जुलूस निकाल करके, हालांकि ऐसा नहीं था कि वो तोड़फोड़ कर रहे थे, तो शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो जा रहे थे। रास्ते में जो है कमिश्नर का निवास पड़ा, तो कमिश्नर के निवास, डिप्टी कमिश्नर का निवास पड़ता था जुलूस के रास्ते में, तो उन्होंने वहां पे रुक करके उनसे ये मांग की कि हमारे नेताओं को रिहा कर दिया जाए बिना शर्त, क्योंकि उनको बहुत ही गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो अमृतसर में वैशाली का ये सॉरी क्या कहते हैं, बैसाखी का मेला भी चल रहा था। जुलूस जो है वो शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जो है उनको चेतावनी दी और उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह कर दिया और यहाँ तक कि उनके ऊपर गोली चला दी। इस पर जो है भीड़ एकदम उत्तेजित हो गई और बदले की भावना से प्रेरित होकर के उसने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी। और फिर थोड़ा बहुत जरूर हुआ, उन्होंने थोड़ा सरकारी संपत्तियों का नुकसान वगैरह भी हुआ उनके जरिए। जो है कुछ यूरोपियन वगैरह जो जुलूस के रास्ते में आ रहे थे उनकी पिटाई विटाई भी की गई। संभवतः एक दो महिलाओं के ऊपर भी भीड़ ने आक्रमण किया और उनको घायल कर दिया। तो इन सब का परिणाम यह हुआ कि जो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले जो है उन्होंने निहत्थी जनता के ऊपर गोली वोली भी चलाई और उसमें कुछ लोग मारे गए। तो ये बात जो है ये 10 अप्रैल की थी। उसके बाद फिर ये क्रम चलता रहा। 11 अप्रैल को भी अमृतसर में जो है वो जुलूस वगैरह निकालने का प्रयास हो रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अगले दिन 12 अप्रैल को धारा 144 भी लगा दी गई, जिससे कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, बाहर ना आ पाए। तो लेकिन फिर भी 13 अप्रैल 1919 को एक निहत्थी भीड़ जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के उपलक्ष्य में, उनका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुई। जनरल डायर जो था वो पंजाब में जो सेना थी उसका प्रमुख था। जनरल डायर ने सारे पंजाब में आतंक फैला देने की इच्छा से बिना किसी चेतावनी के उन पर गोली चलवा दी। सारा गोला बारूद खत्म हो जाने के बाद जब जनरल डायर वापस आया तो 1000 से अधिक व्यक्ति मृत पड़े थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में इनकी मृतकों की संख्या 379 दिखाई गई है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनकी संख्या हजारों में थी। यहाँ तक कि ऊधम सिंह, जिन्होंने आगे चल के 1940 ईस्वी में जनरल डायर की इंग्लैंड में गोली मार करके हत्या कर दी थी, उन्होंने भी ये देखा कि वहाँ हजारों की संख्या में लोग मृत पड़े थे। बहुतों को उन्होंने बचाने का भी प्रयास किया अपने साथियों वगैरह की मदद से, लेकिन उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा कोई सफलता नहीं मिली। तो जलियांवाला बाग की घटना निश्चित रूप से अमानुषिक थी और पंजाब के बहुत सारे जिले जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उनमें सैनिक शासन लागू कर दिया। जैसे बहुत जगह, जैसे लाहौर में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, शेखपुरा में, कसूर में, ऐसे और भी कई जिले थे जहाँ पे सैनिक शासन लागू कर दिया गया। और सैनिक शासन लागू होने का मतलब यह है कि प्रजा के ऊपर जितना हो सके उतना अत्याचार करना, क्योंकि हेवियस कॉर्पस तो आप जानते ही हैं पहले ही समाप्त किया जा चुका था। किसी को उसका अपराध बताने की आवश्यकता नहीं थी और उनके ऊपर बिना कारण अत्याचार करने की जैसे ब्रिटिश पुलिस को, ब्रिटिश सेना को छूट मिल गई थी। मित्रों, गोलाबारी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब के बहुत सारे जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया। विद्रोहियों को पकड़ पकड़ कर सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए और अपमानित किया गया। और इस घटना तथा अंग्रेजों के अमानवीय
अत्याचार की खबर पूरे महाद्वीप में जंगल के आग की तरह फैल गई। भारतीयों में आक्रोश बढ़कर चरम सीमा पर पहुंच गया। बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त जो उनको नाइटहुड दिया गया था, उसकी नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने कहा कि मैं उन देशवासियों के साथ खड़ा हूं जिन्हें तुच्छ समझकर ऐसे अपमानों से पीड़ित किया गया जो उनके लिए नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो परिवार था, उनके परिवार में आईसीएस वगैरह भी थे, अंग्रेजों से उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन यहाँ यह देखा जा सकता है कि उनका ज़मीर अपने देशवासियों के साथ ही रहने को बार बार कह रहा था और उन्होंने इसीलिए नाइटहुड की उपाधि जो उनको 1915 में दी गई थी उसको त्याग दिया। तो गांधी जी प्रारंभ में कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना पहला बड़े पैमाने पर और निरंतर अहिंसक विरोध सत्याग्रह अभियान आयोजित करना प्रारंभ कर दिया। अब गांधी जी के स्टेटमेंट अगर उस समय के पढ़ें तो हो सकता है बहुत सारे लोग उससे सहमत न हो, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि भाई उस समय जो स्थिति थी, जनरल डायर को जो उचित लगा जनरल डायर ने किया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि जनरल डायर ने जो कुछ किया वो गलत किया, वो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए था। और डॉक्टर बिपिन चंद्र के शब्दों में यह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार और राजनीतिक अपराध था। दमन चक्र यही समाप्त नहीं हुआ, इसके बाद हफ्ते भर कर्फ्यू लगा रहा, लोगों को सार्वजनिक ढंग से कोड़े लगाए गए, उन्हें इस तरह रेंग कर चल जाने को मजबूर किया गया। वहां पे जहां 2 अंग्रेज औरतों के ऊपर आक्रमण हुआ था, वहां तक लोगों को कहा रेंग के जाओ, और पीछे से उनके ऊपर हंटर बरसा रहे थे अंग्रेज पुलिस के लोग। तो और भी तरह तरह के जुल्म किए गए। सैनिक कानून की घोषणा की गई। पंजाब की घटनाओं का असर पूरे देश पर पड़ा और साम्राज्यवाद की कलई लोगों के समक्ष खुलकर प्रकट हो गई कि अंग्रेज जो मीठी मीठी बातें करते थे कि हम बड़े जो है ह्यूमैनिटेरियन हैं, मतलब हम बड़े मानवतावादी हैं और हम लोगों का बड़ा ध्यान रखते हैं, और जो वो नारा देते थे कि हम तो जो है यहाँ सभ्यता का प्रचार करने आए हैं, तो उन्होंने सभ्यता का प्रचार नहीं, अपनी असभ्यता का प्रचार उन्होंने अवश्य किया भारत में। तो पंजाब की घटनाओं का असर पूरे देश पर पड़ा। साम्राज्यवाद की कलई लोगों के समक्ष खुलकर प्रकट हो गई। मित्रों, कांग्रेस ने एक जांच समिति की घोषणा की। उन्होंने ये कहा कि भाई एक जांच समिति बनाई जाए जिसमें इस बात का पता लगाया जाए कि ये आखिर कांड क्यों हुआ। तो जलियांवाला हत्याकांड और सैनिक कानून द्वारा जनता के दमन की जांच करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति नियुक्त की और इस समिति के सदस्य थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी और डॉक्टर एम.आर. जयकर। तो इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जलियांवाला बाग में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सरकारी रिपोर्ट से कहीं अधिक थी और कांग्रेस ने पंजाब में जो भी ज्यादतियां हो रही थी, जो अत्याचार हो रहे थे और उसके लिए जो अधिकारी उत्तरदायी थे उनकी उन्होंने जो है निंदा की। और उन्होंने साथ ही साथ मांग की कि जो भी व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए हैं, जो घायल हुए हैं, तो उनको और उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और ब्रिटिश सरकार ने जो है वो एक आयोग का गठन कर दिया जिसे हंटर आयोग कहते हैं। हंटर आयोग के गठन की घोषणा करके उन्होंने जांच का आदेश दिया। हंटर कमेटी कहा जाता है उसे। तो 10 अक्टूबर 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मजबूर होकर के जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई है, तो उन्होंने भी एक जांच समिति बना दी जो हंटर कमेटी के नाम से जानी जाती है। और इस कमेटी में 4 अंग्रेज थे और 3 भारतीय सदस्य थे। कांग्रेस जो थी उस समिति के पक्ष में नहीं थी, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। इस समिति के अंग्रेज सदस्यों ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। अंग्रेज सदस्यों ने पंजाब के अधिकारियों के कार्य को उचित ठहराया। उन्होंने ये कहा कि ये अधिकारी जो है ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ करके उन्होंने किया, वो तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। तो इसलिए जो है उन्होंने ये कहा कि हाँ, थोड़ा सा जनरल डायर को संयम से काम लेना चाहिए था। जनरल डायर के खिलाफ भी अंग्रेजों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
और आयोग ने 1920 में जनरल डायर के हरकतों की निंदा की और उसे सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया। हालांकि नरसंहार पर ब्रिटेन में अगर देखा जाए तो क्या प्रतिक्रिया थी, तो ब्रिटेन में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। जो साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग थे उनका यह कहना था कि ठीक किया, इनके साथ ऐसा ही, इन विद्रोहियों के साथ ऐसा किया जाना उचित था, हर तरह से उनको दंड दिया जाना था, क्योंकि जो महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य में कोई कैसे विद्रोह कर सकता है। तो कई लोगों ने डायर की हरकतों की निंदा की, जिनमें सर विंस्टन चर्चिल भी थे। हालांकि विंस्टन चर्चिल के बारे में भी कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ लोग ये नहीं मानते कि उन्होंने निंदा की थी, कभी वो निंदा कर देते थे तो कभी डायर के पक्ष में भी बोल देते थे। तत्कालीन जो युद्ध सचिव था उसने 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए भाषण में डायर की निंदा की थी, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की प्रशंसा की और उसे एक तलवार भेंट की गई जिसमें एक आदर्श वाक्य लिखा हुआ था, पंजाब का रक्षक। यानी ये दिखाया गया कि पंजाब जो है वो मटिया मेट हो जाता, पंजाब जो है विद्रोह की भेंट चढ़ जाता अगर जनरल डायर ने पंजाब को बचाया ना होता तो। इसके अलावा डायर के समर्थकों ने एक बड़ी धनराशि जुटाई और उसे भेंट की। तो कुल मिलाकर के इससे एक ही बात साबित होती है, एक ही बात सिद्ध होती है कि अंग्रेजों के मन में इस घटना के प्रति कोई भी अफसोस नहीं था। उनके लिए एक सामान्य सी घटना थी, एक सामान्य सी बात थी उनके लिए। बस थोड़ा सा कांग्रेस के नेताओं को संतुष्ट करने के लिए और उनको थोड़ा दिखावा करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी, लेकिन कमेटी के जो फैसले थे वो आपके सामने हैं। मित्रों, इस दुर्घटना ने गांधी जी को भारतीय राजनीति के दरवाजे पर ला खड़ा किया। अधिकांश नरमपंथी राष्ट्रवादी गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो गए। अमृतसर नरसंहार की समयावधि को भी निश्चित मान लिया गया, जैसा कि अभी एक आर्टिकल बड़ा अच्छा है जो पास्ट एंड प्रेजेंट एक शोध पत्रिका है, उसके जो है 233 नंबर में 2016 के अंक में एक अल्फ्रेड ड्रेपर ने एक आर्टिकल लिखी थी, अमृतसर द मैसेकर दैट एंडेड द राज। तो उनके लेख में मतलब इसका जो है इसको कोट किया है इसके लेखक ने, जो पास्ट एंड प्रेजेंट में लेख लिखा हुआ है के वाइंगर जो है उनका लेख है द अमृतसर मैसेकर एंड द स्पेक्टेकल ऑफ कॉलोनियल वायलेंस। तो इस लेख में उन्होंने कोट किया है अल्फ्रेड ड्रेपर को, उनके लेख को, द मैसेकर दैट एंडेड द राज। और इस लेख के शीर्षक से वो कहते हैं कि इस लेख के शीर्षक से यह संकेत मिलता है कि जलियांवाला बाग की घटनाओं को आमतौर पर ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में देखा जाता है जो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुई। तो इस प्रकार मित्रों, संक्षेप में मैंने आपको जलियांवाला बाग की घटना के बारे में एक तथ्यात्मक विश्लेषण के माध्यम से आपके समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें। और जल्दी, अब तक मैं करीब 450 वीडियो बना चुका हूं आपके लाभ के लिए, हिस्ट्री पे, कल्चर पे, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे, हिस्टोरियोग्राफी पे, कुछ मिसलेनियस वीडियोस भी हैं। साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर पर भी लगभग 50 वीडियो हैं। तो आप उनको देखिए, उनसे फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्द ही फिर मिलते हैं किसी और नए विषय के साथ।